हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक डीएम साहब की। दोस्तों, डीएम साहब अपने गांव गए हुए थे और अपने घर से मार्केट जाते हैं। कुछ सामान खरीदने के लिए उनको कुछ फल भी खरीदने थे, तो वो एक फलों की रेहड़ी पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले उस फल वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। अब यह सब देखकर डीएम साहब उसका विरोध करने लगते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहने लगते हैं कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, पीछे हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इस पर डीएम साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे जेल में बंद कर दोगे। पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और डीएम साहब को, जो सिंपल कपड़े पहने थे और पैरों में चप्पल पहने थे, उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और थाने लेकर जाने लगते हैं। दोस्तों, कौन थे वो डीएम साहब और आगे इस कहानी में क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पटना के गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अंकित है। अंकित के घर में उसके माता पिता हैं और अंकित के पिता खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अंकित अभी स्कूल में 12वीं में पढ़ रहा है। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार भी है। अक्सर उसके टीचर कहा करते हैं कि बेटा, तू पढ़ लिख कर ज़रूर कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। इस बात को सुनकर अंकित के दिमाग में भी यह बात आ जाती है कि बड़ा होकर उसे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर सके, अपने पिता का सहारा बन सके। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और अंकित अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लेता है। अब तक वो यूपीएससी के बारे में भी जान गया था। अक्सर वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। तो एक दिन खेतों में काम करते समय अंकित अपने पिता से पढ़ाई के बारे में बात करने लगता है। वह कहता है कि पिताजी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहता हूँ। उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहते हैं कि बेटा, ये कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए तुझे क्या करना होगा। तो वो बताता है कि पिताजी, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना होगा और कोचिंग करके पढ़ाई करनी होगी। अगर एक बार ये टेस्ट क्लियर हो गया तो पूरे गांव में क्या, ज़िले में आपका नाम रोशन हो जाएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता उसे आगे पढ़ने के लिए इजाज़त दे देते हैं। अब अंकित अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कोचिंग करने के लिए चला जाता है। वह दिल्ली आकर कोचिंग करने लगता है। अंकित को कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए थे। उससे यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। अब अंकित के पिता उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू अब वापस आ जा और अपने घर का कामकाज संभाल ले। बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चला हूँ, अब मेरे बस का काम करना नहीं है और घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब तेरा फर्ज बनता है कि अपने परिवार की बागडोर को संभाल ले। बेटा, तेरी कोचिंग में ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर इससे आगे तू कोचिंग करना चाहता है तो मैं तुम्हें आर्थिक मदद नहीं दे सकता।
अंकित अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो आप फिलहाल मुझे मत रोको, मुझे पढ़ लेने दो। इसके बाद अंकित के पिता कहते हैं, बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं भेज सकता। अंकित कहता है कि ठीक है पिताजी, आपसे जितना बन पाए आप उतने पैसे भेज देना। मैं यहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी कर लूँगा। इसके बाद अंकित वहाँ पर इधर उधर काम ढूंढने लगता है। तभी एक लाइब्रेरी के बाहर उसे एक पर्चा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ था, अगर कोई व्यक्ति इस लाइब्रेरी को संभाल सकता है तो अच्छी खासी तनख्वाह उसे मिल जाएगी और साथ में उसे रहने के लिए यहाँ पर कमरा भी मिल जाएगा। तो अंकित उस लाइब्रेरी के मालिक से बात करता है। मालिक उसे बताता है कि भाई, तुझे तो मेरी लाइब्रेरी को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो नौकरी पर लग जाओ। अब लाइब्रेरी में अंकित को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है, तो अंकित वहाँ पर नौकरी करने लगता है और साथ में लाइब्रेरी की देखभाल भी करता है। कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, कौन कब आता है कब जाता है, इन सब का हिसाब वो रखा करता है। अब लगभग 2 साल उसे इस लाइब्रेरी में काम करते हुए हो गए थे, तो इसी दौरान उसका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए थे। ट्रेनिंग के बाद अंकित डीएम बन गया था। डीएम बनते ही उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं होता। तो वो अपने माता पिता को सबसे पहले इस खुशी को बताता है और कहता है कि बाबूजी, मैं डीएम बन गया हूँ। ये बात सुनकर वो लोग बड़े ही खुश होते हैं और पूरे गांव में बताते हैं कि हमारा बेटा डीएम बन गया है, वो एक बड़ा अधिकारी है। गांव के लोग भी खुशी मनाते हैं कि उनके गांव का लड़का डीएम बन गया है। डीएम बनने के बाद उसे सरकारी आवास मिल गया था, एक गाड़ी मिल गई थी और साथ में एक गार्ड भी मिल गया था। तो इसके बाद अंकित अपने माता पिता से कहता है कि अब आप यहाँ पर मेरे साथ आकर रहो। अंकित के माता पिता इस बात से बड़े खुश हैं कि हमारा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है और अब हमें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। इधर डीएम साहब के पिता के खास मित्र उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वहाँ जाकर अपने गांव को मत भूल जाना, यहाँ पर आते जाते रहना। तो अंकित के पिता उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हमारा गांव है, हम इस जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं। अब डीएम साहब अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार को अपने साथ लेकर दिल्ली चले जाते हैं और सरकारी आवास में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अंकित के माता पिता को आए हुए 7 महीने बीत गए थे। अब दिवाली अंकित अपने माता पिता के साथ वहीं पर मनाता है, लेकिन अपने गांव की याद उन्हें बार बार आती है। इसके कुछ दिनों बाद अंकित के पिता का दोस्त उनके पास फ़ोन करता है और कहता है कि अरे, यह बता, तू छठ पूजन पर भी नहीं आएगा क्या? दिवाली पर भी मैंने तेरी राह देखी थी, लेकिन तू दिवाली पर भी नहीं आया। अब छठ पूजन तो हम लोगों के साथ में ही मनाएंगे। अब अंकित का पिता अंकित को बताता है और अंकित घर जाने के लिए मान जाता है। अंकित अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और ट्रेन का रिजर्वेशन करवाकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां पर गांव के लोगों के साथ त्योहार को मनाने की तैयारी करने लगते हैं।
अब छठ पूजन के लिए उसके पिता बाजार से उसे कुछ फल लाने के लिए कहते हैं, तो अंकित अपने एक भतीजे को अपने साथ लेकर मार्केट चला जाता है। अब साधारण से उसने कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल थी और एक ग्रामीण व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहे थे। बाजार को देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसे ही घूमते हुए फल की रेहड़ी पर जाते हैं और वहाँ पर फल का मोल भाव करने लगते हैं। वह मोल भाव कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और उस रेहड़ी वाले से अवैध तरीके से वसूली करने लगते हैं। अब रेहड़ी वाला उनसे कहने लगता है कि साहब, शाम को आना, अभी तो धंधा कम हुआ है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। इसके बाद वो पुलिस वाले रेहड़ी वाले को धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने यहाँ पर रेहड़ी क्यों लगा रखी है, यहाँ पर लगाना लीगल नहीं है, तुम यहाँ पर रेहड़ी नहीं लगा सकते। उन्हें हफ्ता नहीं मिला था, तो इसी वजह से वो फल वाले को दुखी कर रहे थे और इस बात को देखकर अंकित से नहीं रहा जाता, तो वो उनसे कहने लगता है कि साहब, आप कौन होते हो इन लोगों को यहाँ पर जगह दिखाने वाले कि कौन कहाँ पर फल की रेहड़ी लगाएगा? ये काम तो नगर पालिका का है। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, तो उससे कहने लगते हैं कि अरे चल चल, अपना काम देख, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है। अगर ज़्यादा बकवास की तो तुम्हें पुलिस थाने में बंद कर दूंगा। अब अंकित कहता है कि साहब, ऐसे क्यों बंद कर दोगे, मैंने आपसे कहा ही क्या है। ये बात सुनकर पुलिस वाले और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुझे कायदा कानून कुछ ज़्यादा ही पता है, तुझे बढ़िया वाला कायदा कानून पढ़ाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर अंकित का भतीजा बोलने ही वाला था, लेकिन तभी अंकित उसे हाथ से इशारा करता है और कहता है कि तू बीच में बिल्कुल मत बोल। साहब, आपका काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, ना कि ये जो आप कर रहे हो। अब इसके बाद पुलिस वाले और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर डीएम साहब और उनके भतीजे को कंधे से पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचने लगते हैं। साहब, मैंने क्या किया है जो आप मुझे गाड़ी में बैठा रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं, तुम्हें हवालात में पूरा कानून कायदा सिखाएंगे। अब थाने में ले जाने के बाद वहाँ के इंचार्ज पूछते हैं कि कौन है ये और किस वजह से तुम इसको लाए हो? तो पुलिस वाला कहता है कि साहब, ये वसूली करने से रोक रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग इन्हें यहाँ पर ले आए। इसके बाद दरोगा साहब उनको अंदर बंद करने के लिए कह देते हैं। डीएम साहब और उनके भतीजे को लॉकर के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन लॉकर के अंदर बंद करने से पहले पुलिस वाले उनकी तलाशी लेना भूल गए थे और डीएम साहब के पास अपना फ़ोन था, तो एक कोने में जाकर डीएम साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और पटना के डीएम साहब के पास फ़ोन मिला देते हैं। उनको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन इस थाने पर आ जाओ और आकर देखो कि तुम्हारे पुलिस वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं आम जनता के साथ। इसके बाद पटना के डीएम साहब वहाँ के एसपी साहब के पास फ़ोन करते हैं और वहाँ से दोनों सीधे उस थाने में पहुँच जाते हैं। अब थाने पर जैसे ही एक साथ डीएम साहब और एसपी साहब की गाड़ी आती है, तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं। अब एसपी साहब और डीएसपी साहब थाने के इंचार्ज से पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था चल रही है, तो दरोगा साहब कहते हैं कि साहब, अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसपी साहब कहते हैं कि देख लो, त्योहार का टाइम है, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो दरोगा साहब हंसते हुए कहते हैं कि साहब, ऐसा नहीं हो सकता,
हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद एसपी साहब लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लॉकर में किसको बंद कर रखा है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि साहब, ये कानूनी काम को नहीं करने दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने इसे लॉकर के अंदर बंद कर दिया। 2 दिन लॉकर में रहेगा तो इसे अकल आ जाएगी। एसपी साहब एक जोरदार चाटा अपने दरोगा को जड़ देते हैं। अब दरोगा हैरान हो जाता है। इसके बाद डीएम साहब बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने किसे अंदर बंद किया है? ये दिल्ली के डीएम साहब हैं और इन्होंने मुझे अंदर से फ़ोन किया है। तुम लोगों की अवैध वसूली के किस्से अब दिल्ली तक भी हो जाएंगे और सभी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो सभी लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया करते हैं। डीएम साहब को फ़ोन बाहर निकालते हैं। पटना के डीएम साहब डीएम अंकित से कहते हैं कि यह बताइए, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी थी तो आप पहले भी फ़ोन कर सकते थे। तो वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि इस अवैध वसूली में कौन कौन लोग मिले हुए हैं। यहाँ आकर देखा तो आपका पूरा थाना इस अवैध वसूली में संलिप्त है सर। तो पटना के डीएम साहब एसपी साहब की तरफ इशारा करते हैं और उनके एक ही इशारे पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड की खबर सुनते ही सभी थाने के पुलिस वाले एकदम से उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और यहाँ तक कि डीएम साहब अंकित से भी माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। डीएम साहब कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तुम लोग अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम करते हो। तुम लोगों को नौकरी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद एसपी साहब उन दोनों पुलिस वालों को लॉकर में बंद कर देते हैं। अब डीएम साहब गांव जाते हैं। वहां से फल खरीदने के बाद तो उनका पिता उनसे पूछता है कि बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? तो डीएम साहब बैठकर पूरा किस्सा अपने पिता को बताते हैं और वहां पर बैठे हुए उसके परिवार वाले भी सुन रहे थे। अब डीएम साहब के पिता को अपने बेटे पर फक्र महसूस होता है और वह कहते हैं कि बेटा, अच्छा किया तुमने उन पुलिस वालों के साथ। यहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता है और इन सभी को इसी तरह से रोका जा सकता है। उसके बाद सभी परिवार वाले वहाँ पर छठ पूजन करते हैं और खुशियों के साथ डीएम साहब अपने परिवार के साथ वापस से दिल्ली लौट जाते हैं। वहाँ पर जाकर अपना कार्यभार संभालने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक डीएम साहब की जो मार्केट सादा कपड़ों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद वहीं के डीएम साहब और एसपी साहब आकर उन्हें छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद उस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.